जय संविधान। मैंने अजीत भाटिया जी से और हरजीत भाटिया जी से 3 दिन पहले एक इंटरव्यू किया था 4 PM में। और क्योंकि मुझे लगता था कि विदेश में बसे हुए एक भारतीय से यहाँ जो हमसे गुत्थियां नहीं सुलझ रही हैं, वो गुत्थियां सुलझाने का प्रयास किया जाए। और जो वो डिस्कशन हुआ, डिबेट हुई, अभी केवल 2 दिन हुआ है उसको टेलीकास्ट हुए, और करीब 1,80,000 लोग उसको देख चुके हैं। मेरी एक आदत है कमेंट्स देखने की, इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, इतने एनकरेजिंग कमेंट्स आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि हमारा अजीत जी से और हरजीत जी से जो संवाद है ये जारी रहना चाहिए। बहुत सारे श्रोताओं ने कहा कि हर हफ्ते आप बुलाइए अजीत जी को और डिस्कशन कीजिए 4 PM के अंदर, तो लेकिन उससे इंतजार नहीं हो सका। जब इतना अच्छा रिस्पांस मैंने देखा, तो मैंने 3 दिन में ही फिर अजीत जी को फोन किया कि साहब हमें कुछ गुत्थियां समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप मदद कीजिए हम भारतवासियों को इसको समझने की। क्योंकि आप अमेरिका में बैठे हैं, आप ट्रंप साहब को जानते हैं, आप मोदी जी को भी जानते हैं, दोनों देशों को जानते हैं, तो हमें हेल्प कीजिए, हम इस गुत्थियों को सुलझाना चाहते हैं। जो अजीत जी पहली समस्या मुझे नजर आती है, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका का अगर कोई ऐसा देश है जो कि उसका नेचुरल फ्रेंड नहीं है तो वो चीन है, होना चाहिए। ब्राजील है, चलिए समझ में आता है, लेकिन भारत ऐसी पोजीशन में नहीं है। भारत हमेशा, जब से हम स्वतंत्र हुए हैं, हमेशा बड़ी पावरफुल पोजीशन पे रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्रियों ने सबको ललकारा है और सबसे मित्रता और सबने सम्मान किया है। कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, अटल जी रहे हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, इंदिरा जी रही। लेकिन इस बात से मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम भारतीयों को समझ में नहीं आ रहा। पहली बात तो उसने सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया भारतवर्ष पे और ब्राजील पे, चीन पे हमसे कम लगाया। लेकिन अभी जो जापान गए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, वहां उन्होंने शी जिनपिंग से जो मुलाकात की है, उसमें उन्होंने चाइना पे जो फाइन लगाया था उसको आधा कर दिया। आप क्योंकि इंपोर्टर भी हैं, आप एक्सपोर्टर भी हैं, आप जो फाइनेंशियल मसले हैं उनको भी समझते हैं। और ये मैं, देखिए मैं इकोनॉमिस्ट जरूर हूं, लेकिन मैं एक थ्योरेटिशियन हूं, और आप एक प्रैक्टिकल जो उस चीज को कर रहे हैं, थ्योरी भी आपकी क्लियर है, प्रैक्टिकल भी आपका क्लियर है। तो अभी तक जो हमारे यहां से निर्यात हो रहा था उसके दाम वैसे ही बढ़ गए थे, तो लोगों ने भारत से आयात कम कर दिया था और चीन, बांग्लादेश, ताइवान, दुनिया भर के देशों से मंगाना शुरू कर दिया था। तो हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर होने की संभावना थी। अब चीन से और अगर वो आयात कम कर देगा, तो पहली तो बात ये जानना चाहता हूं, उसने चीन को हमसे ज्यादा महत्व क्यों दिया? हम पे तो वो दबाव डाल रहा है, रूस से तेल मत खरीदो, हमारे पर आर्थिक दबाव डाल रहा है और टैरिफ भी नहीं कम कर रहा है, और उधर चीन पे उसने टैरिफ कम कर दिया। तो एक नेचुरल जो उसका दोस्त नहीं था वो नेचुरल दोस्त बन गया। तो एक चीज तो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं ट्रंप साहब, चीन को ज्यादा, हमसे भी ज्यादा सुविधाएं क्यों दे रहे हैं, और इसके पीछे राज क्या है, और भारत को इतना भयंकर दंड क्यों दे रहे हैं? अजीत जी ये कृपा करके आप मुझे बताएं विस्तार से। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिजनेसमैन है, ही इज अ डील मेकर, ही क्लेम्स। उसने किताब लिखी थी आज से कई बरसों, दशक, 1.5-2 दशक पहले, द डील मेकर। तो वो क्या है कि एक बिजनेसमैन है, वो उसकी सोच समझ जो है वो डील के ऊपर ही जाती है। तो वो आई थिंक बुसान साउथ कोरिया में मिला था शी जिनपिंग को, और वहां उसने जाके उससे हाथ मिलाया। और शी जिनपिंग बहुत बहुत शातिर इंसान है, जैसे ट्रंप है हम कहते हैं, वाकई दोनों मतलब के टक्कर के हैं। वो बड़ा स्वीट है बातचीत करने में, आपको हंसाएगा भी, बात करेगा शी जिनपिंग। तो ट्रंप ने कहा कि मेरा आप एथेनॉल लो, मक्का लो, 25,000 करोड़ की डील करके आया है, और ऑयल और एनर्जी जो है हम अलास्का से आपकी पाइपलाइन लगा देंगे डायरेक्ट, और हम आपको जो है वो एनवीडिया जो है कंपनी जो माइक्रोचिप बनाती है, क्योंकि उन्होंने रेयर अर्थ का वो लगाया था, तो इनको ही पता है कि हमारा जो है चाइना का भी जो है काम रुक जाएगा अगर यहाँ से वो माइक्रोचिप नहीं जाएगा, सेमीकंडक्टर।
क्योंकि बनता यही है और कहीं बनता नहीं है। तो वो उसने ओपन कर दिया, लेकिन ये कहा कि जो एक पर्टिकुलर जिसको बोलते हैं ना ब्लैकवेल, आई थिंक सो, दैट इज, इफ आई मे बी रॉन्ग, ब्लैकवेल सेमीकंडक्टर चिप जो है वो नहीं हम देंगे, क्योंकि वो सारे डिफेंस के औजारों में यूज होता है। जो अमेरिका के पास है वो किसी को नहीं देता। उसने बोला वो नहीं दूंगा, बाकी आप जो है जो चाहिए आपको हम देंगे। और चाइना ने 1 साल का जो है वो पॉज कर दिया है ऑन रेयर अर्थ, और उन्होंने कहा कि हम आपको एनवीडिया का आपको माइक्रोचिप देंगे। वो कर लेंगे हेर फेर, यू नो, दे आर वेरी स्मार्ट। मैं तो अभी पिछले साल अक्टूबर में मैंने एक प्लांट खरीदा था चाइना जाके। उधर का हर एक व्यक्ति, छोटी छोटी लड़कियां हैं, मेरे ख्याल से 50 किलो की भी नहीं होंगी, बकरी के बच्चे की जितनी उनकी वजन होगा, वो सेल्स में बैठी हुई हैं, दुनिया को माल बेचती हैं। आप चाइना को रात को 2 बजे फोन कर दो उनकी फैक्ट्री में, उनकी सेल्स का पर्सन फोन उठाएगा, उठाएगी एक्चुअली। वो इस तरह की लड़कियां उन्होंने रखी हुई हैं कि उनको माल बेचना आता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम मक्का ले लेते हैं आपसे, एथेनॉल भी ले लेते हैं, ऑयल की भी डील कर लेते हैं, 25,000 करोड़ का भी ये मक्के का करके आए हैं वहां पे सौदा। तो ट्रम्प को लगा बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि हम ठीक है पॉज कर देते हैं 1 साल के लिए आपको रेयर अर्थ, वी विल कीप ऑन एक्सपोर्टिंग यू। हालांकि ट्रम्प भी स्ट्रांगली उसने कहा कि हम आपको जो ब्लैकवेल सेमीकंडक्टर चिप है वो नहीं देंगे, क्योंकि वो डिफेंस के औजारों में यूज होता है, वो नहीं देंगे। उन्होंने मान लिया कि भाई चलो सेमीकंडक्टर चिप्स तो आएंगे, और उसके बदले में ट्रम्प ने 3-4 चीजें बेच दी उनको, और रेयर अर्थ का सौदा कर लिया कि भाई 1 साल के लिए पॉज। हालांकि ये सब मुंह जबानी है, कुछ रिटर्न में नहीं है, ये कल फिर जाए कोई पता नहीं है, वो दोनों काबिल है इस बात पे। लेकिन आज की डेट में वो सक्सेसफुल, मतलब ट्रम्प बड़ा खुश आया कि मैंने चाइना के साथ डील हो गई, रिटर्न में कुछ नहीं है। और ये जो रेयर अर्थ है, नजर उसकी वहीं पे है, रेयर अर्थ पे। तो रेयर अर्थ का सौदा करके आ गया कि 1 साल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। हम आपको, एनवीडिया जो है वो कहता है कि आप डायरेक्ट सीईओ से बात कर लो एनवीडिया के, जो जेनसन है, चीना है वो भी, ताइवानीज है, बट वी विल बी द आर्बिट्रेटर्स। नाउ आर्बिट्रेटर्स मीन्स के जो मैं कहूंगा वो आपको बेचेगा। और उन्होंने मान लिया कि ठीक है आप भेजो तो सही। तो ये 25,000 करोड़ का उनको मक्का बेच के आ गए हैं, उनको एथेनॉल बेच के आ गए हैं, उनको झांसा दे के आ गए कि भाई हम अलास्का से डायरेक्ट पाइपलाइन लगाएंगे, आप एनर्जी हमारे से लीजिए। तो वो भी उसने हाँ बोल दिया। और उसने ये कहा कि फेंटेनिल, जो जो अमेरिका की दिक्कत है फेंटेनिल की, यहाँ पे 50-100 बच्चा रोज मर जाता है ओवरडोज से, ओडी कहते हैं उसको, ओवरडोज से। उसने कहा कि ठीक है, हम ट्रम्प ने कहा कि हम इसका 10% जो है टैरिफ कम कर देते हैं, लेकिन आप कमिट कीजिए कि आप नहीं भेजेंगे जो प्रीकर्सर है फेंटेनिल के लिए, जो मेडिकल फार्मास्यूटिकल टर्म में आता है प्रीकर्सर, यू विल नॉट सेंड। ही एक्सेप्टेड एंड ही प्रॉमिस्ड। तो ट्रम्प की भी जीत हो गई, उसकी भी जीत हो गई, लेकिन अपना माल बेच के आए हैं ट्रम्प साहब, और बड़े खुश होके आए हैं कि डील हैज बीन स्ट्रक बिटवीन चाइना एंड यूएस। और उसमें ये हुआ है कि इनको 1 साल का उसने पॉज कर दिया कि रेयर अर्थ हम भेजेंगे, क्योंकि रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं उसके बिना सेमीकंडक्टर बन नहीं सकता। सो 1 साल का तो टाइम ले लिया, अपना माल भी बेच लिया, लेकिन वो भी बहुत शातिर है। उन्होंने अभी लिख के कुछ नहीं दिया है। ट्रम्प साहब बड़े खुश हुए, अपने जहाज में खड़े होके उन्होंने इंटरव्यू दिया कि
deal has been struck between China and us. लिखत में कुछ नहीं है, नो मुंह जबानी है सारी बातें। ये कल क्या होगा किसी को कोई पता नहीं है। वो भी बहुत शातिर इंसान है, वो ट्रम्प से ज्यादा शातिर है। अच्छा अजीत जी, ये तो चलिए एक पक्ष हुआ कि चीन और अमेरिका के बीच में क्या हुआ। अगर हम भारतवासी इस बात से बहुत चिंतित हैं, देखिए हमारे अंधभक्तों को ये बड़ी परेशानी थी। पहले तो वो डोनाल्ड ट्रंप को बेस्ट दोस्त बता रहे थे, उनके लिए हवन करा रहे थे कि वो जीत जाएं। आजकल उन्हें पलटी मारनी पड़ रही है। आजकल वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए किस किस विशेषणों का उपयोग कर रहे हैं वो आप भी परिचित होंगे, आप भी यहाँ की वीडियो देखते बिल्कुल होंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल, हम बेचारे भक्तों को भी पलटी मारनी पड़ रही। तो ये बताइए कि चाइना से तो उसने डील कर लिया, जबकि नेचुरल दोस्त नहीं थे। नेचुरल दोस्त तो हम थे, क्योंकि हम चीन को यहाँ कॉम्पीट करते हैं इस रीजन में। लेकिन पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा है, अमेरिका चीन के साथ खड़ा है, रूस से तेल नहीं खरीद रहे, रूस हमसे नाराज है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब भारत को, इतने बड़े देश को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? ये आपका क्या विश्लेषण है? ये मैंने आपको पिछले शो में भी बताया था कि वो त्रस्त है कि आप विश्व गुरु बन रहे हैं, दुनिया में जा जाके आप जो है जप्फियां पप्पियां डाल रहे हैं। और हमारे दुश्मन देश के भी रशिया का जो तेल का मामला हुआ है, तो वो त्रस्त है उस बात से। और अब जो सिचुएशन है कि हमारे पीयूष गोयल जी वहां बैठे हुए हैं। हालांकि मैं आपको अपनी थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं कि पीयूष गोयल के पिताजी जो थे वेद प्रकाश गोयल, वीपी गोयल, मुकुंद स्टील में वो और मेरे फादर कलीग्स थे, फास्ट फ्रेंड थे। पीयूष गोयल के साथ मैंने गोटियां भी खेली हुई है बचपन में। तो अब वो वहां जाके बैठा हुआ है और उसको कोई भाव नहीं दे रहा है, कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, क्योंकि ये जब तक अपना एग्रीकल्चर, एग्री एक्सपोर्ट का जो टैरिफ इंडिया में है, कपास पे तो लगा दिया इन्होंने। आप देख लीजिए अभी वो महाराष्ट्र में क्या हाल है। 9, 10, 14 फार्मर जो है रोज अपने आप को अपनी लीला समाप्त कर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, जो भी है। अच्छा अजीत जी, एक चीज और बताइए, ये जो अडानी जी का मसला है, जो अडानी जी का केस है, इसके बारे में अगर आपको ज्ञान है और आप अगर इसके बारे में जानते हैं। भाई देखिए, हमारी लीगल जो प्रोसेस है वो डिफरेंटली चलती है, यूएसए की लीगल प्रोसेस अलग तरह से चलती है। जैसे हम लोगों को सुना जा रहा है कि उन्होंने सम्मन इशू किया, सम्मन सर्व नहीं हुआ। इसके बारे में आपको क्या ज्ञान है, और क्या इसको ऐसे एक प्रेशर टैक्टिक्स वो ट्रम्प साहब यूज कर रहे हैं? एज टू व्हाट इज हैपनिंग देयर? बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज अ कार्ड अप हिज स्लीव दैट ही इज प्लेइंग। क्योंकि अडानी को आपने सम्मन गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट सम्मन नहीं सर्व कर रहा पिछले 6 महीने से। तो ये मुद्दा जो है ये बहुत बड़ा हो चुका है यहाँ के कोर्ट्स में। आपने वहां के इन्वेस्टर्स का पैसा लेके, यहाँ रिश्वतें देके कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, तो कॉन्सिक्वेंस तो होगा, और यहाँ के कोर्ट छोड़ेंगे नहीं। इट्स अ वेरी बिग डील कि आपने कोर्ट, हमारे सरकार का दिया हुआ सम्मन जो है आपकी सरकार को दिया गया और आपने सर्व नहीं किया, तो इस पे भी भड़के हुए हैं। यहाँ के कोर्ट भी भड़के हुए हैं, और सरकार में तो खैर वो बैठे ही हैं। उनकी इंटेलिजेंस जो है वो सब बताती है कि भाई क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उनको अच्छा ये ये बताइए, जो भारत सरकार ये जो सर्व नहीं कर रही है, तो ग्रेविटी तो इनको भी पता होगी, गंभीरता तो इनको भी पता होगी। भाई यहाँ तो भारत के कोर्ट जब समन इशू करते हैं 24 घंटे के अंदर सर्व हो जाते हैं, क्योंकि जो पुलिस अधिकारी जिसको सर्व करना होता है वो जानता है ये कोर्ट उल्टा टांग देगा। हाँ, लेकिन क्या ये भारत सरकार जानते बूझते इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही है? वो इसलिए क्योंकि अगर अडानी को सम्मन सर्व हो गया और अगर यहाँ न्यूयॉर्क आना पड़ा तो डायरेक्ट हथकड़ी लग जाएगी। यहां कोई किसी को नहीं पूछता। बड़े बड़े इनके जो है सेक्रेटरी हैं, गवर्नर्स हैं, उनको थोड़ा बहुत भी उन्होंने गड़बड़ की है तो उनको पकड़ के अंदर कर देते हैं। कोई सुनवाई नहीं है। लॉ इज लॉ, पीरियड।
कोई कंसेशन नहीं है। और अडानी को अगर पकड़ लिया इन्होंने, अंदर कर दिया, तो जो शेयर मार्केट है वो ऐसा गिरेगा, धड़ाम होगा कि जिसको पंजाबी में कहते हैं ना कि रब रहे बचाए इन्होंने, कि वो फिर जो हालत होगी इकोनॉमी की वो आप नहीं समझ सकते। क्योंकि क्या है, इन्फ्लेटेड इकोनॉमी है आज हिंदुस्तान की, बहुत जबरदस्त इन्फ्लेटेड इकोनॉमी है। मैं कहता हूं मोदी जी हार जाएं, ये बिहार हार गए तो मार्केट धड़ाम हो जाएगी, मैं लिख के देता हूं। पर ये ये हारेंगे नहीं। आपने आपने अजीत जी बिहार का नाम लिया, एक जी, घटना घटी है, शायद आप तक पहुंची हो। कल, हाँ, यादव को गोली मार दी इन्होंने। मतलब खुलेआम एक यादव महासभा के अध्यक्ष को एक कैंडिडेट जो जेडीयू और एनडीए का कैंडिडेट है, जॉइंट कैंडिडेट है, खुलेआम और कहता है मैं 40 गाड़ियां लेके चल रहा हूं, और चुनाव आयोग के नियम के अनुसार 40 गाड़ियां लेके चलना नहीं है अनुमन्य बिना सरकारी परमिशन के, वो चल रहा है और क्लेम कर रहा है मैं चल रहा हूं। तो इस प्रकार की दबंगई पे जो वहां के लोग हैं वो भारत के लोकतंत्र के बारे में क्या सोचते होंगे, इस पे क्या आप समझते हैं? देखिए, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर जो है ये सब बिके हुए हैं, सब, मतलब पूरा जो है ना इनका सिस्टम, इकोसिस्टम, वो इनके काबू में है। वो कह रहा है कि उसके पैर में गोली लगी थी, उससे उसकी मौत नहीं हुई। अरे पैर पे गोली मारी, उसके बाद गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर, कुचल दिया उसको, आप कह रहे हो कि उसकी मौत उसकी वजह से नहीं हुई है। तो ये सारा इकोसिस्टम बना हुआ है वहां पे, मतलब आप किसी को भी गोली मरवा दीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए वहां पे, हर चीज जो है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक गोरा यहां से गया था कलकत्ता स्टेशन, कलकत्ता गया था, तो वहां का ट्रैफिक देख के कहता है, इफ गॉड एवर एग्जिस्ट, कि अगर भगवान कहीं है तो भारत वो हिंदुस्तान में ही है, क्योंकि हर चीज राम भरोसे चल रही है, मतलब कि ऊपर वाला ही संभाल रहा है इनको। अदरवाइज हम भी, मैं जाता रहता हूँ इंडिया, मेरी गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं होती, मैं पीछे बैठने में भी डरता हूँ। अच्छा अजीत क्योंकि जी, एक चीज और, एक रहस्य और मेरा सुलझाइए, एक गुत्थी सुलझाइए, जी और अगर हरजीत जी चाहे तो उसमें इंटरवीन कर सकती हैं। देखिए, जी मैं एक सामान्य व्यक्ति, अगर मान लीजिए मैं अमेरिका जाऊं और किसी कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाया जाए, जी और मान लीजिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई कॉरेस्पॉन्डेंट मुझसे पूछे कि स्वामी साहब, एज टू व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड द डेमोक्रेसी इन इंडिया, मान लीजिए प्रश्न पूछा जाए। जी अब मेरे साथ मुश्किल यह है, मैं एक अध्यापक हूं, तो मेरे पास दो विकल्प हैं, या तो सच बोलूं या झूठ बोलूं। अच्छा, मेरी जो भावना है उसके हिसाब से आज के तारीख में भारतवर्ष के अंदर बहुत कुछ कंप्रोमाइज है, बना चुनाव आयोग को एक निष्पक्ष ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करना चाहिए था। ये नहीं कि वो लीडर ऑपोजिशन से कहे कि एफिडेविट दो, और यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनको बिल्कुल किसी प्रकार का एक्शन न ले। अब मैं अगर सच बोलता हूं अमेरिका में जाके, और देखिए इंटरनेट से तो अमेरिकन को भी सब पता है भारत में क्या हो रहा है, हमें पता है वहां क्या हो रहा है, और वहां जाके अगर राहुल गांधी फॉरेन विजिट में यूनिवर्सिटी में उन्हें बुलाया जाए और ये पूछा जाए कि आपकी वहां के सिस्टम, तो वहां पे वो झूठ बोले या सच बोले। अगर वो सच बोलते हैं तो कहते हैं आप विदेश में जाके हमारी बुराई क्यों कर रहे हैं, और अगर वो झूठ बोले और भारत में आके सच बोलेंगे तो कहेंगे कंट्रडिक्शन है। तो ये क्या समझते हैं, क्या हमारे जो लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि जो विदेश जाता है, आपसे भी पूछा जाएगा तो आपको सच बोलना पड़ेगा, झूठ बोलेंगे तो इंटरनेट से आपको कंट्रडिक्ट कर देंगे। देखिए, द वर्ल्ड इज अ स्मॉल विलेज नाउ। हर चीज जो है मिनटों में, क्या सेकंडों में वायरल, मतलब कि इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। अब राहुल गांधी, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा का बेटा जो लंदन से पढ़ के आया हुआ है, पढ़ा लिखा आदमी है, मैं उसको, ये जो कहते हैं ना कि राहुल बाबा, अबे राहुल बाबा, अमित शाह कहते हैं, अरे वो 55 साल का आदमी है, मेरे से 5 साल छोटा है, ठीक है, उसके बाल पक गए, सारी उम्र वो इंदिरा गांधी का पोता है। आप क्या समझते हैं उसको? वो पढ़ा लिखा है। आप वो बैठ के आप उसको सवाल कीजिए, वो जवाब देता है, उसको टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत नहीं है। वो हर चीज का, अंडर द सन
ही इज अ प्राइवेट पायलट ऑल्सो, आई एम अ प्राइवेट पायलट ऑल्सो, मेरे पास PPL है, प्राइवेट पायलट लाइसेंस है। अब मैं नहीं चलाता जहाज क्योंकि मेरा वजन बढ़ गया था, तो मेरे को स्लीप एपनिया हो गया, तो मैंने वो रिन्यू नहीं किया है सरकार ने यहाँ पे US में। वो ताइक्वांडो जूडो का भी ब्लैक बेल्ट है, वो पुशअप भी कर लेता है, वो दौड़ के चलता है, वो सफेद अपनी एक सिंपल टी-शर्ट और नीचे कार्गो पैंट पहन के उसके नीचे जूता जो भी पहनता है जो कंफर्टेबल है, पर वो बात सही करता है। उसका जो सोचनी है, उसने कोविड के टाइम पे भी किया था प्रेडिक्ट कि भाई ये चीज जो है ये बढ़ जाएगी, आप अभी इसको ख्याल कर लीजिए। और भी कई चीजें उसकी सच निकल रही हैं, जो भी वो व्हाटएवर हिज थॉट इज। लेकिन ये क्या है, राहुल बाबा उसको पप्पू के लिए कितना, एक जो बीजेपी का IT सेल है, कितने करोड़ों रुपए खर्चे किए इन्होंने ट्रोल करने के लिए। उसने अब दिखा दिया इनको कि भैया आप कुछ नहीं हो। अब आप देखिए फॉलोइंग उसकी, अब उसको बदनाम करने के लिए मतलब कोई ना कोई बहाना निकाल के उसने भाई बोल दिया नाच देंगे हमारे प्रधानमंत्री जी, तो नाच ही बोला ना। प्रधानमंत्री तो मुजरे की बात करते हैं, मुजरा, मुस्लिम, मंगलसूत्र। अच्छा अजीत जी, मैं सोचता हूं कि हरजीत जी को, जी और ये हरजीत जी आपने पूरा सुना जो हम लोगों ने अलग अलग विषयों पे बात की, तो आप क्योंकि IT प्रोफेशनल हैं, बड़ी टॉप IT प्रोफेशनल हैं, मैंने सुना है कि आप बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं और मुझे आपसे सीखने का अवसर मिले, शायद ऐसी संभावना है। तो ये सारे विषयों पे आपका क्या विचार है? मैं ये यहाँ से शुरू करूंगी कि जो ऑनरेबल PM है वो यूनिवर्सिटी के कैंपस का टूर नहीं करते हैं। मैं तो ऑनरेबल भी नहीं कहूंगा। अच्छा चलिए, दिस इज माय वे ऑफ स्पीकिंग, आपका अपना वे है ना, मेरा जो है, तो वो कैंपस का टूर नहीं करते हैं, वो कंट्रीज का टूर करते हैं, ठीक है। और वर्सेस जो राहुल हैं, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक बैकपैक और माइक लेके पहुंच जाते हैं और डिस्कशन में बैठ जाते हैं। और अब आप देखिए, अगर आप राहुल जब कोई स्पीच दे रहे हैं या डिस्कशन या डिबेट कर रहे हैं, तो उनका जो बहुत ही कॉन्वर्सेशनल स्टाइल है, राइट, इट्स बहुत ही इंटरैक्टिव, एंगेजिंग, बहुत ही इंटरैक्टिव। एंड अगर कोई टफ क्वेश्चन उनसे कोई पूछता है अबाउट डेमोक्रेसी, अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच और इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी, वो भागते नहीं है, यू नो। एंड टू योर क्वेश्चन कि आप कह रहे थे कि आप जब विदेश में जाते हैं आपको सच बोलना चाहिए या झूठ, तो एवरीथिंग इज ऑन द इंटरनेट, और चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, आपको सच बोलना पड़ेगा एज अ हेड ऑफ स्टेट और एज द हेड ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी ऑफ अ कंट्री। यू हैव टू स्पीक द ट्रूथ। आप झूठ नहीं बोल सकते। और दूसरी तरफ अगर आप प्राइम मिनिस्टर का स्टाइल देखेंगे स्पीच का, तो उनका तो एक मोनोलॉग है, राइट। वहां पे तो ना कोई कोई पूछ सकता है कुछ, ना कोई इंटरैक्टिव सेशन होता है, ना ही कोई Q&A होता है। आज तक मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी है। मान लीजिए अगर प्राइम मिनिस्टर किसी यूनिवर्सिटी में, आप कहते हैं कि उनको क्यों नहीं बुलाया जाता, अगर वो बात कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट ने उठ के पूछ लिया कि सर आपकी जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से है, तो क्या जवाब देंगे? सो द पॉइंट इज, अ पर्सन जो who cannot answer any questions, who doesn't want to engage people in a conversation, so why will any university invite him, right? The whole purpose is defeated. क्योंकि कोई यूनिवर्सिटी क्यों इनवाइट करती है किसी स्पीकर को? एक ही गोल होता है कि इंटरैक्टिव डिस्कशंस हो सकें, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आप सुन सकें और ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकें, एक दूसरे के एक्सपीरियंस शेयर करके। तो जब वो करते ही नहीं है, वो अपनी स्पीच में बस 5-6 कोई स्लोगन बोलते जाते हैं, रिपीटेडली बोलते जाते हैं कि लोगों को वो स्लोगन याद हो जाए, एंड दैट्स द ओनली ऑब्जेक्टिव उनकी जब भी कोई स्पीच होती है। तो व्हाई विल एनी यूनिवर्सिटी इनवाइट हिम? तो आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जी, ऐसे है कि मोदी जी अगर किसी यूनिवर्सिटी ने बुला भी दिया, भूले भटके, पहले तो उनकी औकात नहीं है, क्योंकि
ये इतने महामानव हैं, इनकी जो डिग्री है वो येल यूनिवर्सिटी हो जाए, प्रिंसटन मेरे से 5 मिनट दूर है यहाँ पे, ऑक्सफोर्ड हो जाए यूके में, या स्टैनफोर्ड हो जाए, वो उनसे छोटे हैं। वो कहते हैं इतने बड़े आदमी को हम क्या सवाल करेंगे, क्योंकि आते ही पहले वो कहेंगे कि टेलीप्रॉम्प्टर लाओ, क्या सवाल पूछने हैं, और फिर पीएमओ जो लग जाएगा कि ये सवाल है, ये जवाब आपने देना है, उसमें ही फंबल कर देंगे। जो इंसान लोकतंत्र को लोकचंद्र बोलता है, मेरे पास वीडियो है, लोकचंद्र, आलोचना को आलोचना कहता है, वो क्या बोलेगा? वो वही बात करेगा। मार्क जुकरबर्ग के दफ्तर कॉर्पोरेट ऑफिस में गया था कुछ साल पहले, हमें याद है, उसका हाथ पकड़ के पीछे कर दिया, मेरी फोटो पहले आए, और फिर वहां किया क्या, रो के कहना कि मेरी माँ लोगों के घर में बर्तन मांजती थी, कटका मारती थी, रो रो के। अरे आर यू स्टेट्समैन? वो मार्क जुकरबर्ग जो है वो 18-20 टाइम ज्यादा अमीर है किंग चार्ल्स से, यूके का जो मोनार्क है। नहीं अजीत जी, एक और चीज समझिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या एक बार बोला, मैंने उनका जब देखा, उनका गांव का घर, और जो घर में जिसका अपने पिता की वो सेवा किया करते थे, वो भी बहुत गरीब परिवार से थे, बहुत गरीब परिवार से थे। एक बार उन्होंने अपने शब्द मुंह से नहीं बोला, क्योंकि वो लोगों को ये मैसेज नहीं देना चाहते थे। वो देना चाहते थे ये गरीब घर का लड़का, अरे सोचिए किस किस ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने हेड किया और किसी को प्रतीत नहीं होने दिया। तो वास्तविकता में देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह भाई गरीब तो बहुत, लाल बहादुर शास्त्री बड़े गरीब थे। लाल बहादुर शास्त्री जब पढ़ने जाते थे, नदी में तैर के अपना बस्ता सिर पे रख के जाते थे, एक बार बोला नहीं उन्होंने। बिल्कुल। तो देखिए, बार बार अपनी शेखी बधारना। अरे यार, आपसे पास बैठ के 2 मिनट पता चल जाएगा आप कितने ज्ञानी हैं और कितना आपको ज्ञान है। उसके लिए मुझे बताने की या अजीत जी को बताने की क्या आवश्यकता है? बात होगी अपने आप, हम वी विल बी एबल टू जज। आपको पता है एब्राहम लिंकन जो था वो 20 बार अपने वेंचर्स में फेल हुआ है, फिर भी वो नंबर 1 का यहाँ का प्रेसिडेंट बना। कोई शेखी नहीं बखारी, कोई कुछ नहीं, बुत लगे हुए जगह जगह पे उनके। तो ये जो है ना, ये हमारे जो प्रधान सेवक या प्रधान चौकीदार हैं, ये सेल्फ साइकोफेंसी एंड नार्सिस्टिक एंड फॉल्स प्राइड के शिकार हैं। मैं उसका तर्जुमा कर देता हूं कि सेल्फ साइकोफेंसी मतलब कि मेरे मुंह मियां मिट्ठू, मैं ही लाल हूं, मैं ही सब कुछ हूं। मगरमच्छ पकड़ के ले आते थे बचपन में, जो वडनगर का जो जहां स्टेशन पे मालगाड़ी खाली जाती थी, चाय बेचते थे वहां लोगों को, और फोटो में वो भी लगाया हुआ है उन्होंने, बचपन की फोटो में, स्काउट में भी ड्रेस में फोटो है, अमेरिका की फोटो अरे है अमेरिका भी घूमा है साहब, अमेरिका भी घूमा है। घुमाए थे, लेकिन 35 साल उन्होंने वो भिक्षा मांग के उन्होंने खाया कि मैं लोगों के, फिर कहते कि मैं ट्रेन में जगह नहीं मिलती थी बैठने की, तो मैं लोगों का हाथ देखने लग जाता था झूठ बोल के, नहीं ताकि अजीत जी, एक नई चीज उन्होंने बताई है, अभी एक नई चीज बताई है। अभी उन्होंने ये कहा है, गुजरात में मेरे घर से जो छठ की पूजा होती थी उसकी आरती और उसके जो ध्वनि होती थी वो रोज सुबह सुना करता था। अब आप कल्पना कीजिए, पंजाब के अंदर, अरे छठ जब मनाई नहीं जाती आसपास, आज से 60 साल पहले, अब तो बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई है, लेकिन वो जहां जाते हैं कुछ ना कुछ बोल देते हैं और ये सोचते हैं, लेकिन फिर चुनाव आयोग है, वो चुनाव जिता भी देता है। हर स्टेट के साथ उनका रिश्ता है। वो जहां जाते हैं कि मेरा तो मद्रास के साथ इतना रिश्ता है, वो चाइना में जाके चाइना को कहते हैं कि चाइना के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। अब बताइए,
वो पंजाब में जाते हैं तो पगड़ी बांध लेते हैं और कहते हैं कि मेरा तो सिखों के साथ बहुत प्यार है, बहुत पुराना, मैं जब इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लगी तो मैं सरदार बन के रहा था, उधर की पगड़ी पहन लेंगे। वो उड़ीसा में जाएंगे, उधर की पगड़ी पर उधर की टोपी पहन लेंगे। वो मतलब वो एक टोपी फिराने वाला काम है सारा, और कुछ नहीं। वही वही टोपी पहनाने का। चलिए अजीत जी, आनंद तो बहुत आ रहा है, लेकिन यह है कि टाइम की वो है, अगले अगले संदर्भ में फिर बात करेंगे। अब देखते हैं आपका वीडियो जब आएगा, लोगों के कमेंट्स में पढ़ूंगा, आप भी पढ़ेंगे, हमें पता चलेगा कि एज टू हाउ इट हैज बीन टेकन। पहला वीडियो लोगों को पसंद आया, इस वीडियो को देखते हैं कैसा लगेगा। हाँ, एक चीज मैं जो है थोड़ी अपना पिछले शो की करेक्शन करना चाहता हूँ। जब मैंने कहा ना कि इनको मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इनको उखाड़ निकालो, उसमें एक दो एक्सेप्शंस हैं। एक है संदीप चौधरी, बिल्कुल, और एक है गरिमा सिंह, और भी कुछ और दो चार और होंगे। नहीं, दो लोग हैं, ठीक है, यही दो लोग, ये मेन स्ट्रीम मीडिया में ये रहे हमारे लिए अच्छा है। यही है, यही दो लोग, बिल्कुल सहमत हूं, और मेरे ख्याल से आपके श्रोता दर्शक भी सहमत होंगे। आपका असेसमेंट बिल्कुल सही है। दोनों व्यक्ति आज ऐसे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर सही में पत्रकारिता कर रहे हैं। चलिए अजीत जी, हरजीत जी, बहुत आनंद आया, टाइम लिमिट है, और अगली बार देखते हैं रिएक्शन कैसी आती है, फिर हम लोग बात करेंगे। नमस्ते। बस मैं एक बात कहना चाह रही थी अपने 4 PM के व्यूअर्स को कि हम बहुत आभारी हैं, मैं और अजीत, कि उन्होंने हमें बहुत स्नेह दिया पिछले डिस्कशन के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। थैंक यू। ओके जी, नमस्ते अखिल जी। मैं एक लास्ट, बीजेपी का आईटी सेल एक्टिव हो गया है। हमारे जो 850 कमेंट्स आए हैं ऑल पॉजिटिव। मेरी सिस्टर कहती है बॉम्बे से फोन करके कि मेरे को 3.5 घंटे लगे, सारे कमेंट मैंने पढ़े, एक भी नेगेटिव नहीं है। अभी थोड़ी टाइम पहले मैंने देखा कि वो 1000 के करीब पहुंचने वाले, उसमें शुरू हो गए हैं, वो आईटी सेल एक्टिव हो गया। नहीं, देखिए, उन्हें 2 रुपए एक ट्रोल के मिलते हैं, तो कृपा करके उनके रोजगार पे चोट मत पहुंचाइए। 2 रुपए पर ट्रोल उनको मिलता है। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू।